साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी यूनिट को कंप्लीट कर लिया अपन ने, उसका एक टेस्ट ले लिया। टेस्ट कैसे देना है ये अपन ने क्लियर कर लिया था। आप चेक कर लें, खुद आंसर लिखें और उन आंसर का एनालिसिस कर लें फिर टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे टेस्ट वाले पे ही तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां ज्वाइन कर ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ साथियों के साथ शेयर कर दें। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करें, अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करें, परंतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संख्या थोड़ी बढ़ावें, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करें, जिससे थोड़ी सी प्रोग्रेस मिले, थोड़ी सी ग्रोथ हो चैनल की। यही आपका मोटिवेशन है। बाकी यहाँ से आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में व्यवस्था हो रही हैं। तो जितने अपने साथी हैं जो तैयारी करते हैं उन तक आप चैनल को जरूर पहुँचाएँ। एक पोल चलाया था अपन ने, और पोल में ये था कि 3 यूनिट के बाद में कुछ साथियों का ऐसा था कि ग्रेजुएशन चलाया जाए, कुछ साथियों का ऐसा था कि सीनियर सेकेंडरी को कंटिन्यू किया जाए। मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि सीनियर सेकेंडरी को कंटिन्यू करें, जिससे एक सरल से अपन कठिन की तरफ बढ़ते जाएं और आसानी से चीज़ें याद होती जाएं। लगता ऐसा है कि अपने को सीनियर सेकेंडरी आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, अगर आपके सेल बायोलॉजी के जो साधारण से मैंने पर्सन दिए हैं 40 के 40% आपके सही हों और आप मेरे को बताएंगे, कमेंट डालना कि आपके 40 के 40% सही हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सही बोलोगे तो ही पता चलेगा। तब तो आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, अपना तो यूजी वाला काम तो शुरू कर देना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी तो कंप्लीट है। पर ऐसा आएगा नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो देखें, पोल को ध्यान में रखते हुए, पोल पे ऐसी डिमांड थी कि ग्रेजुएशन चलाया जाए। करीबन 55% लोगों की डिमांड है ग्रेजुएशन चलाया जाए, और 38 से 40% लोगों की डिमांड है कि क्या चलाया जाए, सीनियर सेकेंडरी। तो 55% वाले को दरकिनार नहीं कर सकते, परंतु अपन 40% वाले को भी नहीं छोड़ सकते। तो आखिर में मेरा मंतव्य ये रहा, मैं इस डिसीजन पे पहुंचा कि दोनों यूनिट को साथ में चलाया जाए। एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट अपन शुरू कर रहे हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, और 25 दिसंबर से जब आपकी विंटर वैकेशन हो जाएंगी, 25 दिसंबर से अपन ग्रेजुएशन वाला मैटर भी स्टार्ट कर देंगे। ग्रेजुएशन वाली पहली यूनिट टेक्सोनॉमी को शुरू कर देंगे। उस समय तक आपके पास जो भी मैटर पड़ा है ग्रेजुएशन का, सीधे जो ग्रेजुएशन वाला पढ़ना चाहते हैं, एक बार उस मैटर को थोड़ा सा देख लो। आप सीट्स वगैरह से देख लो, बीएससी की बुक्स हैं उनमें है टेक्सोनॉमी, उसको देख लीजिए। और जो बीएससी की बुक मैंने बताई है बॉटनी वाली, उसके अंदर आप फैमिलीज को देख लीजिए। तो ये 4 तो फैमिली है, वहाँ पे थोड़ा सा टेक्सोनॉमी का बेसिक है वहाँ पे, और उसके बाद में नॉन कोडेटा और कोडेटा का कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑर्डर लेवल तक का दे रखा है। तो क्लास ऑर्डर लेवल तक का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक एक फाइलम को लेके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे मान लो सिमेट्री है, सिलोम है, आर्थ्रोपोडाइजेशन है, ये मेटामेराइजेशन है, ये सब तो 3-4 टॉपिक हैं। उसके बाद में आपके 4 फैमिली है, उन चारों फैमिली को भी अपने को डिटेल में, एकदम डिटेल से पढ़ना है। ये अपन शुरू करेंगे 25 तारीख को। तो जिसको ग्रेजुएशन का इंतजार है वो याद रख लें कि 25 तारीख से 25 दिसंबर से आपके साथ साथ पैरेलल चला रहे हैं, अपन ग्रेजुएशन वाली यूनिट भी शुरू कर रहे हैं। उस समय तक काम नहीं रुके, इसके लिए अभी अपन शुरू कर रहे हैं कौन सी 4th यूनिट, कौन सी, एनिमल फिजियोलॉजी। ये जो फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए जितनी ही इंपॉर्टेंट है उतने की उतने ही इंपॉर्टेंट ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्य की, उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस यूनिट का ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद अपन कल विधिवत रूप से इसको शुरू करेंगे। देखें, हर यूनिट के अंदर करीबन 8 से 9 क्वेश्चन एवरेज आने हैं। अगर किसी यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो और यूनिट के अंदर कम हो जाएंगे वो। बाकी ऐसा मान के चलिए कि हर यूनिट से 8 क्वेश्चन आपके एवरेज आने हैं, और एनिमल फिजियोलॉजी वाली यूनिट के अंदर 8 ही आपके टॉपिक हैं। 8 पॉइंटों के अंतर्गत ही आपको इसको पढ़ना है। 8 चैप्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ना है। देखो, मेन एनिमल फिजियोलॉजी में अपने को जो मेन चीज़ें पढ़नी होंगी वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी,
नाम तो दे रखा है एनिमल फिजियोलॉजी, लेकिन अपने को मुख्य जो अपने सिलेबस में 11, 12, 12 स्तर पे दे रखा है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। परंतु कुछ चीजें कंपेयर करते जाएंगे अपन बाकी फिजियोलॉजी से, बाकी एनिमल्स की फिजियोलॉजी से, कार्य की से। देखो एक यूनिट पढ़ी आपने सेल, ठीक है जी, सेल आपने कंप्लीट समझ लिया कि सेल क्या चीज होती है, क्या काम करती है, क्या इसके पार्ट है, क्या सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये सब आपने सेल को पढ़ लिया। तो जब सेल कंपाइल हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू, ये भी अपन पढ़ चुके। और टिश्यू जब कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उत्तक तंत्र मिलकर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब ऑर्गन कई प्रकार के साथ में जुड़ जाते हैं, कई ऑर्गन साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम को अगर अपन ह्यूमन में बोलते हैं, ह्यूमन में पढ़ेंगे तो उसको बोल देंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। सरल सी बातें, सारी बातें बहुत सरल है, बहुत सरल यूनिट है ये, आपको मजा आएगा पढ़ के। और आपके 8 के 8 क्वेश्चन आपने अगर वीडियो लगातार देखे हैं और देखोगे तो 8 के 8 क्वेश्चन आपकी क्लास में ही तैयार हो जाएंगे, ये मैं दावा कर सकता हूं आपसे। परंतु आप उसको ढंग से पढ़ें, ध्यान दें। देखें इस सिस्टम से पढ़ेंगे, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन अपने सिलेबस में तो दे रखा है एनिमल फिजियोलॉजी। इसका मतलब अपन मेन टारगेट रखेंगे किसका, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, लेकिन उसके बाद में अपन कुछ टॉपिक लेंगे किसके, इसके साथ में जोड़ते हुए इसी चैप्टर के अंदर किसको लेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, जो 2 नंबर यूनिट दे रखी है, देखो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन अपन यूनिट पढ़ते हैं, मतलब इस यूनिट के अंदर अपने को रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को कंप्लीट पढ़ना है, श्वसन तंत्र की फिजियोलॉजी को पढ़ना है, ह्यूमन के अंदर श्वसन तंत्र को कंप्लीट पढ़ना है। अब आपको सिंपल सी बातें पता है, इसके श्वसन तंत्र में कई ऑर्गन काम करते हैं, इसलिए उसको ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे श्वसन तंत्र में सबसे पहले नोस्ट्रिल, नाक काम कर रहा है आपका, नाक से श्वास अंदर जा रही है, नाक का बाहरी भाग है, आंतरिक भाग है। उसके बाद में श्वास अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक गले में से निकल रही है, ट्रेकिया है ये, ट्रेकिया में से ऑक्सीजन पास हो रही है। उसके बाद में आगे जाकर फेफड़ों में पहुंचती है, उससे पहले कई प्रकार की ब्रांचों से जाती है, और ब्रांचों को अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्मिनल ब्रोंकियोल है, इस प्रकार से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, इस तरह के शब्द काम में लेते हैं अपन। लास्ट के अंदर सबसे लास्ट में टर्मिनल के बाद में एल्वियोलाई है, सारी की सारी एल्वियोलाई दोनों अपने फेफड़ों में खुल रही हैं। ये सारे अंग हैं, मतलब ट्रेकिया अपने आप में है, लंग्स अपने आप में ऑर्गन है, नोस्ट्रिल अपने आप में ऑर्गन है, लेकिन सारे के सारे सिस्टम से जुड़ गए, तब इसको बोल दिया ऑर्गन सिस्टम, और इसी को बोल दिया फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपन ने देखा कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में बात करेंगे तो अपन रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, अपने एक जोड़ी लंग्स, एक जोड़ी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, अपने मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अपन लंग्स को कंप्लीट पढ़ेंगे, इसका मतलब अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली, मानव कार्य की पढ़ ली। परंतु जंतु कार्य की को पढ़ने के लिए अपन साथ साथ में इतना और पढ़ लेंगे कि और जो बहुत सारे जीव हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं। जैसे देखेंगे कुछ एनिमल के अंदर आपको गिल्स मिलेंगे रेस्पिरेशन के लिए, वो तो गिल्स से करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि रेस्पिरेशन किससे कर लेते हैं, बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, उनको किसी ऑर्गन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो उनके लिए बॉडी सरफेस ही अपने आप में एक ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लंग्स से करते हैं, आ गया, गिल्स है, लंग्स है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रेकिया से करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। ऐसे ये सारे जो चीजें हैं किन किन में पाई जाती हैं उनको साथ लेंगे अपन, तो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ में एनिमल फिजियोलॉजी टच हो जाएगा। इतना सा ही दे रखा है। मैन किसको टारगेट लेके चलना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को टारगेट लेके चलना है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी के टारगेट के साथ में आपको ऐड कर देना है कि बाकी सब चीजें किन में पाई जाती हैं, तो आपको ऐड होते ही हो जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी। सरल सी बातें हैं। देखें 8 यूनिटों को देखते हैं एक बार। सबसे पहले यूनिट में पढ़ना है आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें आपको पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, वही टारगेट लेके चलेंगे। माउथ है, बक्कल कैविटी है,
इसोफेगस है, फेरिंग्स है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है। ठीक है, इन सब को अपन साथ में ले लेंगे, गोल ब्लैडर है, इन सब को साथ में ले लेंगे तो आपके बन गया क्या, ये सारे के सारे ऑर्गन हैं, सबको जोड़ दिया, क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो क्या है, डाइजेशन कैसे करते हैं, पाचन कैसे करते हैं, जो पचित भोजन है, जो डाइजेस्टिव फूड है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। ठीक है, ये अपने एब्जॉर्प्शन का माध्यम हो गया। अब बाकी और जीव कैसे करते हैं एब्जॉर्प्शन, फूड को डाइजेशन कैसे करते हैं, वो साथ में कर लेंगे तो कंपैरेटिवली स्टडी हो जाएगी। इसका मैंने बता दिया। तीसरा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, आपके प्लाज्मा है, ठीक है, ये सब जो है, और इन सब का सर्कुलेशन कैसे है, ये बॉडी में कैसे मूवमेंट करते हैं। लिम्फ है, लसिका है, ये बॉडी में किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, किस तरह से आपने ऑक्सीजन को लिया, हीमोग्लोबिन के साथ वो टच करती है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जोड़ा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाया जा रहा है, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को वापस से निकाला जा रहा है। ऐसा पूरी बॉडी में जो मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, उसको अपन इसी यूनिट में पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, क्लोटिंग कैसे हो जाती है, ब्लड टाइप के कितने हैं, है ना, ब्लड के जो प्रकार कितने हैं, ये सब अपन इसमें देख लेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। आगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकल सकता है। वैसे देखा जाए तो CO2 भी एक्सक्रीशन है, पसीने से जो पसीना निकलता है वो भी आपका क्या है, एक्सक्रीशन है। परंतु एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है, अगर एक्सक्रीशन के रूप में अमोनिया निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, यूरिक एसिड निकल रहा है, अमोनोटेलिक एनिमल है आप, यूरियोटेलिक एनिमल हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल हैं, किस प्रकार के एनिमल हैं, तो वो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक नंबर बात तो वो। उसके बाद में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी में बन गए, उनका एलिमिनेशन कैसे होगा, वो बॉडी से निकलेंगे कैसे, तो उनका एलिमिनेशन के लिए अपने को क्या पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन की बात करें तो मैन क्या हो गया, मैन हो गया आपके 1 पेयर किडनी, किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होगा, बनेगा, छनेगा, नेफ्रॉन के द्वारा पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वहां से निकलेगा, 2 मूत्र नलिकाओं में आएगा, फिर मूत्राशय में आएगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और ब्लैडर से पर्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये तो अपन ने देख लिया किसमें, ह्यूमन में। पर अपन अगर किसी और जीव के साथ इसको जोड़ें, बाकी जीवों के साथ जोड़ें, तो बहुत सारे जीव हैं वो बॉडी सरफेस से कर लेते हैं एक्सक्रीशन। बहुत सारे जो जीवों के लिए है वो आपके मेलिपीजियन ट्यूब्यूल चाहिए, बहुत सारे जीवों में नेफ्रॉन काम करते हैं, बहुत सारे जीवों में नेफ्रीडिया काम करते हैं, बहुत सारे जीवों में प्रोटोनेफ्रीडिया काम करते हैं, बहुत सारे जीवों में फ्लेम सेल काम करती हैं, बहुत सारे जीवों में रेनेड सेल काम करती हैं। तो एच सेल है, रेनेड सेल है, फ्लेम सेल है, नेफ्रीडिया हैं, मेलिपीजियन ट्यूब्यूल है, ये तमाम प्रकार के जो अदर नेम आ रहे हैं वो मानव के अलावा अदर जीवों में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो उनको साथ साथ में इतना ही पढ़ना है कि किस में क्या पाया जाता है, बस उसका ज्यादा वर्णन नहीं पढ़ना अपने को, क्योंकि 12th लेवल पे इतना ही है। ठीक है, आगे देखें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर अपन जो मूव करते हैं, अपनी जो बोन्स के पर्टिकुलर क्या काम है, कितने जॉइंट्स पाए जाते हैं बॉडी में, मेरा हाथ मूवमेंट करा, ये मूवमेंट की बात हो गई, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और इसके अंदर मुख्यतः अपन मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी मूवमेंट कर रही है, जॉइंट मूवमेंट कर रहा है, तो कोई ना कोई मांसपेशी इसको कंट्रोल कर रही है। तो मसल्स का पूरा कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों को पूरा संकुचन, प्लस साथ में बोन्स वगैरह को भी यहां पर पढ़ लेना है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कैसा है, कैसी कितनी बोन्स किस प्रकार से कैसे जुड़ी हुई है, कितने जॉइंट है। तो मस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा, पूरी की पूरी बोन्स और पूरे के पूरे जॉइंट्स इस चैप्टर के अंतर्गत अपने को पढ़ने हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक तो आपको न्यूरॉन वर्क कैसे करते हैं, न्यूरॉन की संरचना और न्यूरॉन की कार्यप्रणाली, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा फिर अपना नर्वस सिस्टम आ जाएगा,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इन सब को अपने को क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है, तब आपका क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे जीव जो और हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम का क्या सिस्टम हो सकता है उसको भी अपने को क्या पढ़ना है। गैंग्लियन पाए जाएंगे कहीं पर अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर होंगी, उनको अपने को क्या पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेना है। ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन, अब बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, उस चैप्टर के अंदर अपने को सारी की सारी ग्लैंड्स पढ़नी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनके अंदर आपको हाइपोथैलेमस को पढ़ना है, आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है थायराइड ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है पीनियल ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है थाइमस ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है टेस्टिस ग्लैंड क्या होती है, आपको पढ़ना है ओवरी ग्लैंड क्या होती है। इन सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हुए थायराइड, पैराथायराइड है, उन सब ग्लैंड के बारे में पढ़ते हुए इनसे निकलने वाले सीक्रेशन को पढ़ना है कि ये सारी ग्लैंड किस किस प्रकार के सीक्रेशन को रिमूव करती हैं और उस सीक्रेशन का पर्टिकुलर बॉडी में क्या काम है। ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं उनके साथ में जोड़ रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में जोड़ लेंगे सीधा, तो यहां इसको हो सकता है देख लें, वरना ना भी जरूरत हो, इसको अपन सीधा सीधा एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में जोड़ेंगे। क्योंकि जैसे आप इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, टेस्टिस और उससे एसेसरीज जो ऑर्गन है उनको पढ़ोगे, ओवरी और उससे एसेसरीज ऑर्गन है उनको पढ़ोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और जैसे पढ़ोगे उसी के साथ साथ में अपन वहीं पर जोड़ देंगे कि टेस्टिस से संबंधित स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओवरी से संबंधित oogenesis हो गया, दोनों की प्रक्रिया से फर्टिलाइजेशन, और वही एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में ले जाएंगे इस यूनिट को, यहां से कनेक्ट करते हुए। तो यहां से ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये सब मिल मिला के आपके एनिमल फिजियोलॉजी है। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल यूनिट है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बस थोड़ा सा टाइम दें, वीडियो को लगातार देखें, चैनल पर विश्वास रखें। चैनल का उद्देश्य बड़ा सकारात्मक है, बड़ा अच्छा है, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप तो बस लगातार जुड़े रहें। कुछ साथी कहते हैं सर इतना टाइम नहीं रहता, टाइम ज्यादा लगता है वीडियो में। एक कॉमन सी बात बताऊं आपको, एक यूनिट के करीबन ज्यादा से ज्यादा 30-35 वीडियो होते हैं। मान लो 35 वीडियो, 30 वीडियो, इसके तो इतने हुए नहीं, 27-28 वीडियो में सेल बायोलॉजी हो गई। एवरेज मान लो 30 वीडियो होते हैं। एक वीडियो को आपको पढ़ने और लिखने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। भाई 25-30 मिनट का तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा वीडियो होता है, 25-30 मिनट का। अब 30 मिनट का वीडियो होगा और 30 मिनट उसको लिखने में लग जाते हैं, नोट्स बनाते हो, तो 1 घंटे का समय, क्या एक यूनिट के लिए आप 30 घंटे नहीं दे सकते? अगर रोजाना के 5 घंटे भी निकालो सब्जेक्ट के लिए, कितने पढ़ते हो भाई? तैयारी करने वाला अगर 7-8 घंटे पढ़ेगा, या रोजाना का 2 घंटे भी निकालो, 1 घंटा भी निकालो, जिसमें एक वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है, तो भी बहुत ज्यादा है, तो भी कोई समस्या नहीं है। 30 घंटे में आपके एक यूनिट कंप्लीट हो रही है। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगते हैं, तब भी करीबन 15 दिन तो आसपास आराम से यूनिट चलती है, वरना संभव ही नहीं हो पाता। इतना ही समय इसमें लगने वाला है, तो ज्यादा कुछ समय नहीं लग रहा है, आपको लगता ही है। अब देखो ये यूनिटें 8 हैं, 8 यूनिट में, एक यूनिट में मान के चल रहा हूं मैं 3 से 4, किसी यूनिट में 3 वीडियो से काम चल जाएगा, किसी यूनिट में 4 वीडियो बन जाएंगे, तो करीबन 8 चौक 32, 30 एवरेज इसमें वीडियो बनेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के। तो 30 एवरेज वीडियो बनेंगे, तो आप 30 वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा? एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको नोट कर लोगे, आप उसके बाद में रिवीजन करोगे, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैंने एकदम शॉर्ट्स भी बना रखे हैं बहुत सारे, जिससे आपको पता चलेगी किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको, जैसे ये शॉर्ट्स के तौर पे देखो, तो जैसे मान लो ये पढ़ने का मेरा तरीका भी होता है, आप भी पढ़ लोगे लास्ट में जब यूनिट पूरी हो जाए। ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें मेन क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, पूरा सिस्टम समझ लिया, समझने के बाद इसमें मेन चीज़ें क्या निकल के आती हैं वो आप अलग से ऐड कर सकते हो। उसके बाद में कोई चीज़ टॉपिक और चलता है, कौन सा, जैसे क्या निकल के आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन चीज़ें क्या निकल के आती हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, खुद का बना सकते हो। कब? पर जब पूरे नोट्स लिखे होंगे। जब आपने पूरे नोट्स लिख लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के, 7-8-10 पन्ने में आ गए, उन 10 पन्नों में से आप एक पन्ना
केवल ऐसा जो अभी तक आपको याद नहीं हो रहा है उसको अलग से नोट कर लीजिए। ऐसे करके केवल 10 एक पन्ने के अंदर फिर आखिर के अंदर कंपाइल हो जाएगा ये एनिमल फिजियोलॉजी। सरल करना है टॉपिक को, सरल करते करते काम हो जाएगा। लोड लेना नहीं है बिल्कुल भी तनाव के साथ नहीं पढ़ सकते आप, मस्ती से एंजॉय करके पढ़िए। अब तक भी इतना भी आपने 3 यूनिट भी तैयार कर ली तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप फायदे में हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, खींच देंगे क्लासों को, ज़्यादा जरूरत पड़ी तो लाइव क्लास ले लेंगे, रातों रात पढ़ा देंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्त होके पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।